मम्मी जब सो जाती थी तो ये सोती हुई मम्मी की ना ऐसे उठ के जब भी आँख खुल जाती थी डर की वजह से, तो ये इनका टाइम बहुत ज़्यादा लगने लग गया। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, इरिटेशन डेवलप हो गई। पढ़ाई क्योंकि इनकी छूट गई थी तो इनको पढ़ाई में इतनी स्ट्रगल नहीं थी, लेकिन अब वो स्ट्रगल इनकी कन्वर्ट हो रही थी कि अगर ये कोई भी बहुत ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा चिंता करती है, हर चीज़ें अच्छे से करना चाहती है, बहुत कुछ उन्होंने बचपन से ही अपने घर में स्ट्रगल की देखी, बहुत कुछ ऐसा सुना भी जो। हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, क्योंकि 32 साल पुरानी ओसीडी जब किसी की ठीक होती है तो सोचे ना उसका जीवन कितना ज़्यादा बदल गया होगा। और मैंने उनके उस जीवन को बदलते हुए देखा है, उनकी इस जर्नी में पार्टिसिपेट किया है, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी कि उनको कौन कौन सी ओसीडी की थीम थी, किस तरह से वो सफ़र कर रही थी। 32 साल, ज़िंदगी के 32 साल बहुत होते हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेली है उन्होंने, पर अब वो अपनी ओसीडी से फ्री हो गई हैं। तो चलिए उनकी कहानी आप जानिए मेरी ज़ुबानी। ये लेडी बहुत ही यंग एज से ओसीडी का शिकार हो गई थी। जब ये छोटी थी तो क्या हुआ, इनके फादर की डेथ हो गई। अब फादर की डेथ के बाद मदर ने इनकी टेक केयर की, कोई सिबलिंग भी नहीं था, क्योंकि ये जब 2.5 साल की थी तभी इनके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मदर ने ही इनको पाला और मदर ने ये फैसला लिया था कि मैं अपनी बेटी की परवरिश करूँगी तो मुझे और शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी बेटी को पता नहीं कोई संभाले या ना संभाले, तो मदर इनको संभाल रही थी। तो मदर टीचिंग की जॉब भी करती थी, इनको भी संभालती थी। ये अपने दादा दादी इनके पास रहते थे। अब क्या हुआ कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो छोटी छोटी बातें ना उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। ऐसे ही कई बार घर में इस तरीके की बातें होती थी, ये तो बड़ी अभागी है, इसके नसीब में तो बाप का प्यार भी नहीं था, इसकी माँ को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, इस तरीके की बातें यूजुअली घर में होती थी। तो छोटा बच्चा है, उस पर बहुत इम्पैक्ट आने लगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि जब मैं 8-9 साल की थी तब से ही मेरे अंदर बहुत डर रहता था कि कहीं मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। तो ये मम्मी जब सो जाती थी तो ये सोती हुई मम्मी की ना ऐसे उठ के जब भी आँख खुल जाती थी डर की वजह से, तो ये नाक के आगे ऐसे उंगली लगाकर ये चेक करती थी कि मम्मी की सांस चल रही है नहीं चल रही है, या मम्मी के सीने पे हाथ रखकर इस तरीके से ये चेक करती थी कि मम्मी जिंदा है नहीं है। या इन्होंने बोला कि बहुत एक्सक्यूज़ेस बनाकर, कभी समझ में नहीं आता था तो एक्सक्यूज़ बना कर ये इस तरीके से मम्मी को उठाती थी, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, उठ जाओ, इस तरीके से ये सोती हुई मम्मी को, क्योंकि जब मम्मी जाग रही है, बोल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मम्मी लेटी है, सो रही है, उस वक्त इनकी घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी, इनको डर लगता था। तो कभी किसी तरीके से चेक करने की इनको आदत हो गई थी। अगर मम्मी इनको छोड़कर कहीं बाहर भी जा रही है तो जब तक मम्मी घर पे नहीं लौटे तब तक इनको बहुत बेचैनी, एक चिंता सी बनी रहती थी। और इसी तरीके से ये उस एज से ऐसे ही फीलिंग्स के साथ ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर इनको पीरियड्स चालू हुए। अब 14 साल की उम्र में इनको पीरियड्स चालू हुए, तो तब वो बच्चा है, माँ ने कितना भी बताया हो लेकिन कई बार हैंडल नहीं कर पाता, और या बाहर कहीं पीरियड्स हो जाते हैं तो कई बार इस तरीके से कोई दाग वगैरह लग जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्कूल में इनको एकदम से पीरियड्स हो गए, तो वहाँ पर इनके सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो अब कुछ बच्चे तो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो चिढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ, और फिर उस एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग, ऑलरेडी एंग्जाइटी और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ ये डरी सी रहती थी। मदर ने काफ़ी समझाया, लेकिन पीरियड्स के दिनों में आते ही इनको पता नहीं क्या एक डर सताने लगा कि कहीं फिर से मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए, मुझ पर लोग हंसने ना लगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरी रहती थी, और पीरियड्स की जो डेट थी उससे एक हफ़्ता पहले ही अपने पैड्स वगैरह लगाना और ये सब चीज़ें शुरू कर देती थी। तो उससे इनकी एक कंसर्न बढ़ गई कि कहीं मैं अचानक से मेरे पीरियड्स ना हो जाए। अब एक एक्सपीरियंस ने इनको इस तरीके का पूरा डरा कर रख दिया अंदर से कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। तो पीरियड्स इनके लिए एक हवा बन गया, एक वहम बन गया, और धीरे धीरे पीरियड डेट से जो इनको इरिटेशन डेवलप हुई, एक फ्रस्ट्रेशन की, झंझट है, क्यों आते हैं, गंदे हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इस तरीके की बार चीज़ें इनके दिमाग में आती थी। और वो
पीरियड के डेज़ इनके लिए बहुत बड़े हो गए और फिर धीरे धीरे इनको पीरियड के ब्लड से चिढ़ होने लगी। कहीं पर भी अगर ज़रा सा भी ब्लड लग जाए तो उससे एकदम चिढ़ जाना, उसे वॉश करते रहना, या फिर ये बिल्कुल श्योरिटी करना इंच बाय इंच की जो भी इन्होंने अपने पैड लगाया है कि वो बिल्कुल सही तरीके से फिक्स हुआ है, हिला तो नहीं। वहम होने लगना कि कहीं पैड तो नहीं हिल गया, कहीं मेरे कहीं कपड़ों पे दाग तो नहीं लग जाएगा, फिर लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ये भी इनकी ओसीडी एक ऐड हो गई। मदर को खोने का डर तो चल ही रहा था, साथ के साथ ये पीरियड्स वाली भी इनकी ऐड हो गई। और इस वजह से ये ख़ास तौर से पीरियड्स के डेज़ में और पीरियड्स आने से एक हफ्ते पहले और पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं उसके भी 2-3 दिन बाद तक कि कहीं अचानक से कोई स्पॉटिंग ना हो जाए, इस तरीके से महीने में 10 से 12 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलना, और कहीं निकलना भी पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा बार बार चेक करना कि कहीं दाग तो नहीं लग गया, पूछते रहना, रीअश्योरेंस लेना अपनी मदर से ख़ास तौर से। ये सब इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनके अंदर होने लग गया। अब इस सब से लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने लगी, तो पढ़ाई में भी ये पीछे होने लग गई, इनको पढ़ाई करने में भी दिक्कत आने लगी, तो वहाँ पर भी ओसीडी एंटर कर गया। और जो भी ये पढ़ती थी तो इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मुझे ढंग से ये याद हो गया है, तो ये उसको दोबारा पढ़ती रहती थी, बार बार पढ़ते रहना। अब एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहोगे तो बड़ी स्ट्रगल हो जाती है, तो इनका टाइम बहुत ज़्यादा लगने लग गया। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, इरिटेशन डेवलप हो गई कि क्यों नहीं मैं पढ़ पाती हूँ, क्यों नहीं मैं लिख पाती हूँ इतना फास्ट क्विकली जैसे सब कर रही थी। तो ये 3 चीज़ इनके मतलब जो 3 थीम थी वो इनको बहुत कंट्रोल कर रही थी, बहुत डोमिनेट कर रही थी। ये सब करते करते इनके काफ़ी साल निकल गए। अब जब ये 26 साल की थी तब से इनको ना गैस, कुंडे, ये सब चीज़ें चेक करने का भी वहम आने लग गया कि इनको बिल्कुल ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। डाउट होता था कि हर चीज़ के लिए बार बार रीअश्योरेंस लेनी है, बार बार उस काम को रिपीट करना है, चेक करना है। तो ये चौथी थीम भी इनके ऐड हो गई। अब ये 4 थीम पर ही रहा, इन्हीं में ही इनकी ज़िंदगी घूमती रही। ये बड़ी भी हो गई लेकिन मदर को लेकर इनसिक्योरिटी इनके अंदर से कम नहीं हुई। 26 साल की उम्र तक भी इनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि ये सब चीज़ों में घिरी हुई रहती थी, बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही थी, वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, पढ़ाई भी बस जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन कर ली थी, घर में ही रहती थी और ओसीडी इनको फ्री नहीं होने देती थी, उलझा कर रखती थी। आप ये देखिए कि अगर कोई 30 से 40 बार दरवाजे को बार बार चेक कर रहा है, अगर वो किचन में चला गया तो उसके लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल हो गई है कि उसकी आंखों के सामने उसको दिख रहा है कि उसने गैस बंद कर दी है, कोई फ्लेम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो बार बार गैस नोक को बार बार घुमाए जा रहा है। सो ये सारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उनको थी। रात को सो नहीं पा रहा है क्योंकि वो सो रहा है तो बराबर में सोई भी मदर को बार बार उसे चेक करने की अर्ज आ रही है, उठ के वो बार बार चेक कर रहा है। तो ये सारी स्ट्रगल बहुत थी और पीरियड्स के डेज़ में तो इनका था ही सबसे बड़ा चैलेंज। अब पढ़ाई क्योंकि इनकी छूट गई थी तो इनको पढ़ाई में इतनी स्ट्रगल नहीं थी, लेकिन अब वो स्ट्रगल इनकी कन्वर्ट हो रही थी कि अगर ये कोई भी वीडियो देखें, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई बात सुने तो उसमें दोबारा से आपने क्या कहा, इस तरीके से आप कुछ भी अगर देखें तो उसे बार बार देखने की अर्ज कि शायद मैंने ठीक से नहीं देखा, ठीक से नहीं समझा। तो ये ओसीडी बराबर इनको लगातार बदल के रूप अपने परेशान कर रही थी। तो मेनली इनका यही था कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि इन्होंने जो भी काम किया है वो सही किया है, और चेक करने की बहुत अर्ज आती थी और मदर को लेकर इनसिक्योरिटी तो बचपन से थी। अब ऐसा करते करते इनकी ज़िंदगी निकली जा रही थी। अब देखिए 8-9 साल की उम्र से इनको ओसीडी था और 32 साल से सफ़र कर रही थी। अब 40-41 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि कोई भी अनमैरिड है और इंडियन सोसाइटी में मैरिज का कितना प्रेशर होता है। मदर को भी इतना डर लगा रहता था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो चलो मैं इसके साथ हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी इनकी और हर दिन घुट कर जीना। और इन्होंने मुझे बताया कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है कि भगवान मुझे उठा ही ले, मेरा तो जीवन से इतना मोह भंग हो गया है कि मैं तो जीना भी नहीं चाहती, कि ऐसी क्या ज़िंदगी है मेरी। और हम समझ ही सकते हैं ना कि अगर कोई इंसान इतना सफ़र कर रहा हो, उसका खुद का दिमाग उसका दुश्मन बन गया हो, उसे चैन नहीं लेने दे रहा हो, तो इंसान के मन में इस तरीके के ख्याल आ ही जाते हैं। पर जिसको ईश्वर ने ज़िंदगी दी है उसका भला अंततः हो ही जाता है। बस जितने भी दुख तकलीफ़ कष्ट थे इनके जीवन के वो सब मानो उन्हीं सालों में कट गए। बट एक बच्चे ने अपना बचपन खो दिया, ढंग से अपनी जवानी भी नहीं जी, और अब भी जाकर इनको ये नहीं था कि पता नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इतनी पुरानी मेरी ओसीडी हो गई है। बट ओसीडी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो,
ठीक हो जाती है। अब देखिए हमने इनके साथ क्या किया। ये आई तो बहुत विश्वास के साथ थी। जब इनको और इनकी मदर को पता चला कि ओसीडी ठीक हो जाती है तो इनका एक विश्वास बन गया कि अगर दूसरे लोगों की ठीक हो सकती है तो मेरी भी ठीक हो सकती है। पहले तो इनको ये पता ही नहीं था कि ये ओसीडी है, और बीच में इन्हें किसी ने कोशिश भी करी कि जाओ दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ बताने की इस तरीके से, तो इन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन ये लोग बिल्कुल अनअवेयर रह गए इस बात से कि ये एक डिसऑर्डर है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। शुरुआत में तो ऐसा ही सोचते रहे कि बहुत ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा चिंता करती है, हर चीज़ अच्छे से करना चाहती है, या पीरियड्स में तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है तो थोड़ा सा ये जो है ना इसलिए इरिटेटेड हो जाती है। बट ये बीमारी भी है, इस बात का इनको आइडिया नहीं लग पा रहा था। तो अब जब इनको पता चल गया कि ये बीमारी है और इसका तो इलाज संभव है, तब इन लोगों ने अपने सेशन स्टार्ट कराए। तो अब हमने इनके पूरे रूट कॉज पर काम किया, जैसे कि मैंने आपको भी शेयर ही किया कि छोटी सी उम्र से जो इन्होंने सुना हुआ था, जो इनके अंदर वो सारे मैसेजेस जिसने जाकर इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर दिया था, उस सब को ना हमने हिप्नोथेरेपी से इनको फ्री कराया। एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर हमने इनके इनर चाइल्ड को, वो जो अभी भी बड़ा होने के बावजूद भी उसी तरीके से इनसिक्योरिटी को पकड़े हुए था और वही सब फील कर रहा था, उसको हमने ना रिलीफ दिया। इनके इनर चाइल्ड को उसी एज में जाकर डिफरेंट मैसेजेस इनके अंदर फीड किए गए, जिससे इनकी इनसिक्योरिटी, इनके अंदर के फियर को रिलीज़ किया और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कराया गया। साथ ही साथ वो जो पीरियड्स वाला इनका एक्सपीरियंस था, जब फर्स्ट टाइम इनको वो एक्सपीरियंस था कि इनके पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे, तो वो जो एक्सपीरियंस इनके अंदर स्टोर था, हिप्नोथेरेपी से उसका भी पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। उसमें भी कि किस तरीके से इन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, उसकी मेमोरी इंस्टॉल की गई, ताकि वहाँ से अंदर से वो जो बार बार एक ट्रिगर मिलता रहता है इनको, और हर महीने की एक स्ट्रगल है, और इस तरीके से ऑब्सेसिव वे में वो बिहेव करती हैं, डर लगा रहता है, सब चीज़ें एकदम से परफेक्शन से, कहीं पैड ना हिल जाए, ये सब चीज़ें, या एक्सेसिव क्लीनिंग, एक्सेसिव कंसर्न जो थी, उस सब के लिए भी रिलीफ इनको हिप्नोथेरेपी से ही दिया गया। क्योंकि इनिशियली समझाने से इनके अंदर वो कंट्रोल नहीं आ रहा था, तो हिप्नोथेरेपी की इसकी सहारा लिया गया। और साथ के साथ इनको एक्सपोजर्स भी कराया गया कि जब भी आपको अर्ज आ रही है तो आपको चेक नहीं करना है। रात को उठ के आपका आँख खुलेगी, अभी शुरुआत में आपका मन करेगा कि मैं फिर से एक बार मदर के सीने पे हाथ रख के या फिर नाक के आगे उंगली लगाकर चेक कर लूँ, या फिर उन्हें किसी बहाने से उठा लूँ, लेकिन आपको बस ये एक्शन नहीं लेना है। और उस अर्ज को कंट्रोल करने के लिए इनको सीबीटी से पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया गया, हर चीज़ समझाई भी गई कि कैसे हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर का एक डीप कनेक्शन है, इनके थॉट्स में कौन कौन सी एरर्स हैं, वो सब चीज़ इनको समझाई गई, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कराई गई, और हिप्नोथेरेपी से भी इनकी जो अर्ज थी उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी रिड्यूस किया गया। साथ के साथ एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस से भी इनका सेल्फ कंट्रोल बढ़ाया गया, उस सब से भी इनकी कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया। एंड एक्सपोजर्स भी साथ के साथ इंट्रोड्यूस करे गए, एंड साथ के साथ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कि आप एक्सेप्ट करो कि वो अर्ज आ रही है, वो थॉट्स के सजेशन आ रहे हैं, आप ये फाइट मत करो कि वो थॉट आए ही ना, या मुझे अर्ज आए ना। थॉट आना या अर्ज आना अभी आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन एक्शन लेना है या नहीं लेना है ये आपके कंट्रोल में है। तो वो थॉट आ रही है, अर्ज आ रही है, उससे इरिटेट मत हो कि ये आ ही क्यों रही है, क्योंकि ये आ रही है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। नहीं, वो आएगी क्योंकि आपके माइंड के पास जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो उसके बेसिस पर आपको थॉट और अर्ज भेज रहा है। तो आप यहाँ पर इस बात को समझते हुए अभी उससे फाइट मत करो, सिंपल आ रही है वो थॉट, वो अर्ज, तो उसे एक्सेप्ट करो और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। कंपल्शन करने की बजाय, अपने आप को रीअश्योर करने की बजाय, आप अपनी उस एनर्जी को डाइवर्ट करो दूसरे डायरेक्शन में। तो उनको कुछ गोल सेटिंग्स कराई गई, उनकी जो भी हॉबीज़ थी, जो भी उनसे मिस हुआ था लाइफ में, जो वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी, उन सब की एक लिस्ट बनवाकर उनका फोकस उस तरफ शिफ्ट किया गया। उनके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया गया, किस तरीके से क्विक हैक्स अपना कर अपने आप को तुरंत उस अर्ज से, उस थॉट से डिस्कनेक्ट करना है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स उनको सिखाई गई। इस सब से उनका सेल्फ कंट्रोल हर दिन बढ़ता जा रहा था। उनको एक्सेप्टेंस सिखाई गई कि कैसे जो हो गया है उसको एक्सेप्ट कर कर और आपको आगे मूव ऑन करना होता है, और जो अभी हुआ नहीं है उसके लिए अज्यूम करने की बजाय
आप बार बार व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, और फालतू में वरी की चेन बनाते जाते हैं। उस सब को करने के बजाय व्हाट इस पर आपको ध्यान देना है, और उनको समझाया गया पूरा कि ये ओसीडी है, और आपका दिमाग ने जो एक्सपीरियंसेस स्टोर कर रखे हैं, जो सुनी सुनाई बातें अंदर है, उसके बेसिस पर ही आपका माइंड सजेशन देता है। पूरा उनको साइको एजुकेट किया गया कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, हमारे जो बिलीव होते हैं, वैल्यू सिस्टम, हमारे अंदर जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जो हमारी हैबिट्स बन जाती है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ब्रेन कैसे फिल्टर्स यूज़ करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, केवल सेलेक्टिव अटेंशन पे करता है, कुछ को कैसे मॉडिफाई वे में, डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट करता है, और कैसे जनरलाइज करता है, और तब हमारे दिमाग में कुछ इंटरनल इमेज बनती है, कोई आइडिया सजेशन जनरेट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मूड डिसाइड होता है और हमारा बिहेवियर आता है। तो पूरा का पूरा उनको समझाया गया, और फिर ये सारे के सारे कलेक्टिव एफर्ट से उनका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, और उनके ऑब्सेशंस की जो ग्रिप थी वो ख़त्म होती जा रही थी। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी मदर को चेक करना बंद कर दिया। पीरियड्स के डेज़ में भी उनको काफ़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराई गई, जिससे कि उनके पीरियड्स के डेज़ को एक मतलब ऐसा नहीं इवेंट कि बस ये क्या हुआ आ गया, क्योंकि ये तो हर मंथ आता ही है, तो उसको एक ऐसा मोमेंट दिया गया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर मंथ आएगा ही आएगा। आप इससे कितना भी लड़ लें बट ये रुकेगा नहीं, आप इसे कितना भी कोस लें क्यों आता है, ये बेकार का प्रोसेस है, लेकिन ये आएगा ही आएगा, ये कुदरती है, नेचुरल है। तो उस सब के लिए उनको रिलैक्स किया गया, और इतना जो ओवर कंसर्न था उनके अंदर फियर की वजह से कि कहीं कोई दाग ना लग जाए और मुझे एम्बेरसमेंट का फील ना करना पड़े, तो उस फियर से उनको फ्री किया गया, और फ्रीली उनके पीरियड्स को एक हैप्पी पीरियड टाइम बनाया गया। इसी तरीके से वो जो गैस डोर वो चेक करती थी, ये सारी अर्ज जो कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, फिर से मुझे वो फीलिंग ना फील करनी पड़े, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को बियर ही नहीं करना चाह रही थी। वो चाहती ही नहीं थी कि उनसे कोई भी गलती हो जाए या उनको किसी भी तरीके की परेशानी में कोई स्ट्रगल ऐड हो। तो उनका जो मेन फियर था इस सब चीज़ों के पीछे वो यही था कि वो चाहती नहीं थी कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल, क्योंकि जब उनके फादर नहीं थे, मदर टीचर थी उनकी, तो काफ़ी स्ट्रगल से भी उन्होंने उसको पाला। दादा दादी का सपोर्ट होते हुए भी नहीं था, तो बहुत कुछ उन्होंने बचपन से ही अपने घर में स्ट्रगल भी देखी, बहुत कुछ ऐसा सुना भी जो बच्चों के यूजुअली नहीं सुनना चाहिए बचपन में। वो सब चीज़ों से ना वो नहीं चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम ऐड हो, कोई और किसी तरीके का लॉस हो। तो वो फियर से उनको फ्री कराया गया और रियलिटी से उनको वापस से कनेक्ट किया गया, और धीरे धीरे उनके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने उनको इनकरेज किया कि आप कुछ चीज़ सीखिए। चलिए आपने ग्रेजुएशन की और वो भी जैसे तैसे आपने पास कर लिया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ टीचिंग में और पढ़ाई में कुछ कर सकते हैं, बट कोई तो स्किल हुनर अपने अंदर आप सीख सकते हैं ना, जिससे कि आप कुछ कमा सकते हैं, अपनी कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर का वो फियर कि मेरी मदर को कुछ हो गया, मेरी मदर को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब कोई भी इंसान अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल फील नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से वो अपने आप को पावरफुल फील नहीं कर रहा है, उसकी दुनिया बहुत छोटी सी है, तो उसके अंदर तो डर लगा ही रहेगा ना कि जो उसका सपोर्ट सिस्टम है कहीं हट ना जाए, कहीं हट ना जाए। तो आप अपने आप को खुद का सपोर्ट बनाओ। तो फिर उनको बताया, तो फिर उनको थोड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में आने लगा कि मैं मेकअप वगैरह ये सब चीज़ें सीख सकती हूँ। तो उन्होंने पार्लर का कोर्स भी ज्वाइन किया। फिर उन्होंने पार्लर के कोर्स की पूरी ट्रेनिंग ली कि धीरे धीरे वो पहले किसी अच्छे पार्लर में जॉब करेंगे एंड देन फिर अपना पार्लर खोल लेंगे। इस तरीके से उनकी एनर्जी को भी इस तरह से चैनलाइज किया गया, उनको एक स्किल सीखने में एंगेज किया गया। उन्होंने बहुत ही हैप्पीली, जब उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था तो उनका टाइम बच जाता था इन सब चीज़ों से, और उन्होंने वो काम सीखना शुरू किया और बहुत अच्छा उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, उनको बहुत अच्छा मेकअप करने लगी वो, और बहुत अच्छी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस आता जा रहा था कि यस अब तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर ही लूँगी। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिव एफर्ट से उनको उनकी 32 साल पुरानी ओसीडी से फ्री कराया गया। आप ये देखिए, आप एफर्ट डालकर अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप ठान ले कि आपको ये करना है तो करना है, तो ओसीडी चाहे वो किसी की 10 साल पुरानी हो, किसी की 2 साल पुरानी हो या किसी की 32 साल पुरानी भी हो, उससे पूरी तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साइकोथेरेपीज़ हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से हम आपके लिए कस्टमाइज प्लान तैयार करते हैं। उस कस्टमाइज अप्रोच से जब आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उससे आपके अंदर के सारे पैटर्न्स, जो पुराने पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और नए पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं।
और न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप सब अवेयर हैं इस टर्म से, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो उसकी वजह से ना हमारे अंदर नए कनेक्शंस बन जाते हैं, हमारे अंदर नए नेटवर्क्स बन जाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन उन नए नेटवर्क्स, उन नए कनेक्शंस के बेसिस पर हमें सजेशंस देता है, वो थॉट्स के रूप में भी, इमेजेस के रूप में भी, अर्जेस के रूप में भी, और फिर हमारे अंदर एक डिफरेंट इमोशनल स्टेट रहती है और हमारा बिहेवियर भी बिल्कुल अलग होता है। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन 100% पॉसिबल है, वो भी बिना किसी दवाई के। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके फैसला लेने की कि आपको ओसीडी के लूप से बाहर आना है। इनिशियली ये थोड़ा सा टॉर्चरिंग लगता है जब हम एक्सपोजर्स कराते हैं, जब हम हिप्नोथेरेपी के सेशंस लेते हैं, या शुरुआत में हम आपको पावर देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा रूटीन फॉलो कराते हैं, तो लगता है कि यार इतना सब कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट अगर आप पेशेंस रखते हैं और उस प्रोसेस को लगातार फॉलो करते रहते हैं तो वो सब कुछ हो जाता है। सो अब समझिए इस केस से हम क्या सीख सकते हैं। पहला तो ये कि ओसीडी कितनी भी पुरानी हो, अगर आप सोच लेंगे, ठान लेंगे एफर्ट्स डालने की, तो 100% आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा हम क्या सीख सकते हैं कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में अपने फियर्स से भागना नहीं है, हमें ना अपने फियर्स को शेयर करना है किसी के। अब इन्होंने क्या किया, कभी तो शेयर नहीं किया अपनी मदर से, बस उठ कर उस डर की वजह से चेक करना, या मम्मी कहीं चली जाए तो एकदम से परेशान हो जाना, कभी खुलकर अपनी मदर को ये बात बताई नहीं। या एक एक्सपीरियंस हुआ इनका, इनके कपड़े ख़राब हो गए पीरियड से, जो ब्लड था पूरा फैल गया और कुछ बच्चों ने इनका मजाक उड़ाया। तो एक एक्सपीरियंस को जनरलाइज कर देना कि अब ये मेरे साथ हुआ है तो अब ये तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, ये बड़ी गलती थी इनकी। और वो धीरे धीरे फिर जब आप इस तरीके से करना शुरू कर देते तो आपके पैटर्न डेवलप होना शुरू कर देते हैं। फिर इनका वो पढ़ाई में आ गया, फिर इनका बढ़ता रहा इस तरीके से, तो वो बढ़ते ना इनका सब कुछ चीज़ों में फैलता जा रहा था। तो समझने वाली बात यह है हमें कि हमें कुछ एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज नहीं करना है, अपने अंदर फियर्स को सप्रेस नहीं करना है, उनसे भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है, एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स को रिवील कर देते हो किसी ऐसे पर्सन के सामने जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और वहीं पर ही आपकी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हो जाती है और आपके माइंड में इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पैटर्न्स बनते ही नहीं हैं। और साथ के साथ अगर आप अपने आप को वीक एक फैमिली में, एनवायरनमेंट में देखते हो, तो भाई उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग बनने की सोचना है कि कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत छोटी सी एज में ही इनके साथ ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी, समझ नहीं पाई, फैमिली में भी इतना वो नहीं थी अवेयरनेस इस बात की। अब देखिए ना, ओसीडी को ही समझते समझते इतना साल हो गए कि इनको यही नहीं पता चला कि ये बीमारी भी है, तो अवेयरनेस की कमी भी है। अब लेकिन आज तो गूगल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है, तो लोग काफ़ी बेटर पोजीशन में आते जा रहे हैं। बट अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि पता नहीं किस अंधकार में जी रहा है, अभी तक अवेयरनेस नहीं है, समझते नहीं हैं। तो हर केस ना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें होप देता है कि अगर दूसरे की ज़िंदगी इतने साल कष्ट झेलने के बाद भी संवर सकती है तो हमारी भी संवर सकती है। तो माय डियर वंस, मैं अपने अलग अलग वीडियोस के ज़रिए आपको इतना जो कुछ सिखाती हूँ कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हमारा ब्रेन फिल्टर काम करता है, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हम कर सकते हैं, अपनी वेगस नर्व को रिलैक्स कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ये सारे जो भी ठीक होने के लिए ज़रूरी हैं टेक्निक्स, उन पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। अगर आप वो सारी वीडियोस भी देखना शुरू कर देंगे ना, तो आप घर बैठे भी अपनी ओसीडी से फ्री हो सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और ये केस स्टडीज़ भी आपके सामने इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको उससे बहुत कॉन्फिडेंस आए। दूसरे की लाइफ के बारे में पूरा डिटेल में हम समझ करना, जब पूरा समझते हैं तो कुछ गलतियाँ जो उनसे हुई हैं वो हम करने से बच जाते हैं। और सबसे बड़ा हमें मिलती है होप एंड कॉन्फिडेंस कि अगर ये पर्सन ठीक हो सकता है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। सो चलिए अब जल्दी से अपनी बेस्ट विशेस इनको दे दीजिए ताकि ये अपनी ओसीडी फ्री लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करें, क्योंकि 32 साल का जो इन्होंने कष्ट भरा वनवास काटा है ना, अब उसके बाद जो इनकी आज़ादी हुई है वो इनको ढेर सारी खुशियाँ दें। और अब 40-41 की उम्र में ये आगे बढ़कर शादी करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो इनका अपना फैसला है, बट ये अकेली रहें या फिर परिवार बनाएं, हम सब की बस दुआएं इनके साथ ये होनी चाहिए कि कुछ और हो या ना हो,
बस ये ज़िंदगी में दोबारा ओसीडी कभी ना आए इनकी ज़िंदगी में, ऐसे ही खुशहाल रहें जैसे कि आज ये खुश हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे भी दे दीजिए।